नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी। आप सभी कुशाग्र चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें वनों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। कल हमने जलवायु के आधार पर पढ़ लिया था और आपका कल हमने किसके प्रजाति के आधार पर भी वनों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। हमने जलवायु के आधार पर वहाँ देखा था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अलावा हमने वहाँ अन्य दो वनों को भी पढ़ा था, कटीले वन और उपोष्ण पहाड़ी वन को हमने पढ़ा था, या उपोष्ण पर्णपाती वन को हमने वहाँ पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था आपका प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो हमने देखा सागौन को देखा, साल देखा, मिश्रित वनों को भी देखा, इनको भी हमने डेप्थ में देखा। और अब आज जो हमें पढ़ना है प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण को हम देखेंगे। ये भी आपका तीन प्रकार में हम इसको पढ़ते हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन में हम इसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ देखेंगे प्रदेशिक आधार पर भी वनों का वर्गीकरण हुआ है, जहाँ हम सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा मैकाल वन श्रेणी देखेंगे, वहीं शिवपुरी मोरैना देखेंगे, है ना। और आपका ये तीन हम वहाँ देखेंगे। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे वन विभाग के आधार पर वनों का वर्गीकरण, जहाँ हम राजकीय वन देखेंगे, सामुदायिक वन देखेंगे और आपका निजी वन देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा वनों का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा। यदि क्लास लंबी नहीं गई तो हम कुछ अन्य तथ्य भी यहाँ देखेंगे, जहाँ जैसे आपकी मध्य प्रदेश की वन नीतियाँ, मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई, भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब बनी, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश में जो कुछ प्रमुख अधिकारी हैं उनको भी देखेंगे, विभाग देखेंगे। और वन नीति 1952 और जो आपकी नवीन नीति है 2005, इनको भी हम यहाँ देखेंगे। अब क्लास कितनी लंबी चलती है उसके हिसाब से हम सिलेबस को बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक क्या है, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। आप हेडिंग डालेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, वनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। कल हमने दो पोर्शन को पढ़ लिया है, जलवायु के आधार पर और प्रजाति के आधार पर। हम तीसरा पोर्शन पढ़ने वाले हैं प्रशासनिक आधार पर। कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। क्या लिखोगे आप, तीसरा लिखोगे प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तीसरा लिखें आप प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक, ये हो गई आपकी हेडिंग। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहला, इसको आप चाहो तो इस तरीके से लिख ले या ईबीसी करके भी लिख ले। पहला क्या पढ़ेंगे हम, आरक्षित वन। क्या पढ़ेंगे हम, आरक्षित वन। आरक्षित वन पढ़ेंगे हम। इसको हम रिजर्व्ड फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट भी हम इसको कहते हैं। इसको हम रिजर्व्ड फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपको रिजर्व्ड फॉरेस्ट भी हम इसको कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं को यहाँ समझेंगे। ठीक है ना, कि ये पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में रहता है। इनको हम इन वनों को हम सरकारी संपत्ति भी माना जाता है। प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है। यहाँ पशुचारण, आवागमन, वनों की कटाई पूर्णतः प्रतिबंधित रहती है। इसके साथ साथ यहाँ जो दंड प्रावधान है वो कठोर होता है। और फिर हम देखेंगे देश के कुल वन क्षेत्र में कितना क्षेत्रफल आपका रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, तो 54.4% लगभग देश में आता है। और यदि हम राज्य के वन क्षेत्रों की बात करें तो 65.36% आता है। यदि हम इसको वर्ग किलोमीटर में भी देखेंगे तो 61,888 वर्ग किलोमीटर होता है। तो वो ही कुछ हम यहाँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पॉइंट है वो हम यहाँ बोर्ड पर आपको लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है। और इन प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है। पहला तो पॉइंट आप लिखेंगे, क्या लिखोगे यहाँ, प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है। प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है या पूर्ण नियंत्रण होता है, रहता है। ठीक है, शब्द आप बना ले पीछे के। और इसके बाद क्या देखेंगे हम, इन वनों को सरकारी संपत्ति माना जाता है। क्या लिखेंगे हम, इन वनों को सरकारी संपत्ति, इन वनों को सरकारी संपत्ति माना जाता है।
ठीक, एक ये चीज हो गई। और क्या देखेंगे हम यहाँ जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ इन वनों में या इन वनों में लकड़ी काटना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इसकी की पॉइंट है। इन वनों में लकड़ी काटना, ठीक है, कौमा पशुचारण, यानी पशुओं को वहां चराने के लिए बात, पशुचारण और एवं आवागमन पूर्णतः क्या रहता है, आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है, प्रतिबंधित रहता है। ठीक, ये हो गया, यही इसका की पॉइंट है। यानी आपसे कोई पूछे कि आरक्षित वनों में क्या ऐसी खास बात है, तो वहां लकड़ी काटना, वहां इसको अंडरलाइन कीजिए आप इन चीजों को, लकड़ी काटना, पशुचारण, आवागमन, ये तीन चीजें जो आपको दिख रही हैं, 1, 2 और 3, पूर्णतः क्या है, प्रतिबंधित रहते हैं। ठीक, अब यहां जो दंड प्रावधान है वो क्या है, कठोर है, ये भी आप यहां ध्यान रखेंगे। लिखें आप, दंड प्रावधान कैसा रहता है, कठोर। ठीक, अब ये तो हो गए कुछ आपको आरक्षित वनों की जानकारी। इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहां देश में कुल आरक्षित वनों कितने हैं, तो लिखेंगे आप देश के कुल वन क्षेत्र का, क्या लिखोगे आप, देश के कुल वन क्षेत्र का कितना होता है, यानी देश में कितना है, देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना है, 54.4% है। ठीक, ये तो हो गया देश में। अब क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश, तो लिखेंगे राज्य के कुल क्षेत्र का, राज्य के कुल वन क्षेत्र, राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग, पहले हम प्रतिशत में देखेंगे, प्रतिशत में है 65.36%। अब मान लो आपको वर्ग किलोमीटर में ध्यान रखना है, तो 61,888 वर्ग किलोमीटर, ये फैक्ट नहीं भूलोगे आप एमपी वाला, 61,888 वर्ग किलोमीटर। ठीक, एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड पर उपलब्ध होता है। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ दंड प्रावधान हो गया। अब देखेंगे सर्वाधिक आरक्षित वन वृत्त और न्यूनतम आरक्षित वन वृत्त। तो सर्वाधिक आपका खंडवा वन वृत्त है और न्यूनतम जो आरक्षित वन वृत्त है वो आपका छतरपुर वन वृत्त है। ये दो फैक्ट भी आप क्या रखेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र, यहाँ लिख दे रहे हैं हम दो फैक्ट आपको, बड़े इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है आपका, खंडवा। दूसरा देखा जाए न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र, ये आपका खंडवा वन वृत्त, पूरा लिखेंगे आप खंडवा वन वृत्त, और न्यूनतम में लिखेंगे छतरपुर वन वृत्त। ठीक, बस इतना ही आप इसके बारे में जानेंगे, यानी आरक्षित वन रिजर्व के बारे में आप इतना ही जानेंगे। या आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आपको संरक्षित वन के बारे में पढ़ा सके, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। क्या लिखेंगे आप, संरक्षित वन। संरक्षित वन, ठीक, ये है आपका दूसरी कैटेगरी, और इसी को क्या बोलेंगे हम, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक, ये हो गया आपका। इसमें क्या देखोगे आप, इसमें भी आप वही सब चीजें देखोगे, जैसे प्रशासन का यहाँ सामान्य नियंत्रण होता है, वहां बिल्कुल कठोर नियंत्रण था, तो यहां लिखेंगे प्रशासन का सामान्य नियंत्रण, प्रशासन का सामान्य नियंत्रण। ठीक, एक पहला पॉइंट। दूसरा क्या देखोगे आप, यहां पशुचारण व आवागमन की तो सुविधा हो सकती है, परंतु विशेष परिस्थिति में ही लकड़ी काटने की अनुमति दी जाती है, वो भी वन निवासियों को, सबको नहीं दी जाती है। तो लिखेंगे इन वनों में, यही इसका की पॉइंट भी है, इन वनों में पशुचारण कौमा या एवं आवागमन की तो अनुमति होती है, अनुमति रहती है। नीचे तीर बना के लिखेंगे परंतु, परंतु अब क्या है, काटने की बात आती है, परंतु विशेष परिस्थिति में, परंतु विशेष परिस्थिति में प्रशासन द्वारा वन काटने की अनुमति दी जाती है, वन काटने की अनुमति दी जाती है। वो भी किनको, तो वो भी किनको, वन निवासियों की, जो वहां कुछ जनजातियां निवास करती हैं, वन निवासियों को। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है आपका एक फैक्ट है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं दंड प्रावधान कैसा है, सामान्य है, वहां कठोर है, तो लिखेंगे आप दंड प्रावधान। दंड प्रावधान कैसा देखने को मिलेगा हमें इस क्षेत्र में या असंरक्षित वन में, सामान्य, यहां लिख लेंगे आप सामान्य। ठीक, दंड प्रावधान कैसा है, सामान्य दंड प्रावधान है। पूरा ही चाहो लिख लो तो पूरा लिख सकते हो आप, सामान्य दंड प्रावधान। ठीक, और क्या यहां देखेंगे, अब हम देखेंगे क्या देश के कुल वन क्षेत्र का कितना, देश के कुल वन क्षेत्र में संरक्षित वन कितना प्रतिशत आता है, तो वो है आपका 29.2%। क्या लिखोगे आप, देश के कुल वन क्षेत्र का, देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 29.2%। ठीक है, अब राज्य के कुल वन क्षेत्र का, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना है, लगभग कितना है आपका 32.84, 32.84, ये तो हो गया प्रतिशतता में। इसके बाद 31,096 वर्ग किलोमीटर, ये हो गया आपका वर्ग किलोमीटर में भी आपका हो गया। इसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक वन वृत्त कौन सा है, यहाँ संरक्षित में छतरपुर वन वृत्त है, और न्यूनतम में यहाँ कौन सा है, खंडवा वन वृत्त है। 2 पॉइंट और लिखेंगे, सर्वाधिक संरक्षित वन, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सर्वाधिक संरक्षित वन, तो लिखेंगे आप छतरपुर वन वृत्त, पहला फैक्ट। दूसरा लिखेंगे आप न्यूनतम संरक्षित वन वृत्त ही लिख लेंगे आप यहां, संरक्षित वन वृत्त, खंडवा वन वृत्त है, खंडवा वन वृत्त है। ठीक, ये हो गए आपके 2 फैक्ट, ये हो गए और ये हो गया। ठीक, अब आपका ये क्या हो गया, यहां से कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट बचा है आपका अवर्गीकृत वन। क्या बचा है, इस पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक, और यहाँ वनों में पशुचारण, आवागमन और काटने की अनुमति भी रहती है। ठीक है, यह सुविधा रहती है। इसके अलावा कुल वन क्षेत्र जो है आपका मध्य प्रदेश में 1.80% है, यानी 2% कह लो, या 17,705। ठीक, तीसरा पार्ट लिखेंगे हम क्या, अवर्गीकृत वन। ये कंप्लीट है, जितना फैक्ट लिखा है सामान्य सा फैक्ट है, आप ध्यान रखेंगे।
क्या लिखेंगे? अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तीसरा इस तरीके से लिख रहे थे हम, तीसरा में है अवर्गीकृत वन, इसको हम बोलेंगे क्या? अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक, यहां क्या देखना है हमें? यहां प्रशासन का सामान्य नियंत्रण रहता है, या ऐसा भी कह सकते हैं यहां प्रशासन का नियंत्रण नहीं होता है। सीधी बात एक है, यहां प्रशासन का नियंत्रण नहीं होता। देखो पहले वाले में क्या था? कठोर नियंत्रण, यहां दूसरे वाले में संरक्षित में सामान्य नियंत्रण। यहां क्या हो रहा है? यहां प्रशासन का नियंत्रण नहीं होता। ठीक, नहीं होता है। ठीक, अब नियंत्रण नहीं होता है तो फिर यहां क्या देखने को मिलेगा? इन वनों में, देखें आप दूसरा, इन वनों में पशुचारण, इन वनों में पशुचारण और क्या? आवागमन एवं पेड़ काटने की अनुमति रहती है, अनुमति होती है। ठीक है, या काटने की सुविधा रहती है, अनुमति नहीं रहती कि आप चाहो तो काटने की सुविधा रहती है। आप यदि सरकार से परमिशन ले लें तो आप काट सकते हैं, सुविधा रहती है। इसका क्षेत्रफल देखा जाए, राज्य के कुल वन क्षेत्र का 1.80%, या इसी को हम 2% भी कह सकते हैं। और यदि हम उसमें देखें वर्ग किलोमीटर में तो 1705 वर्ग किलोमीटर है। ये हो गया क्या? या और दंड प्रावधान में चाहो तो लिख ले, यहाँ कोई दंड प्रावधान नहीं है, यहाँ कोई दंड प्रावधान नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका अवर्गीकृत वन भी आपका कंप्लीट हो गया। यानी हमने प्रशासनिक आधार पर 3 को पढ़ा है। 3 को पढ़ने का मतलब हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा है आपका आरक्षित वन, संरक्षित वन वृत्त और आपका अवर्गीकृत वन देखा है। अब हम देखेंगे प्रादेशिक आधार पर, जिसमें हम 3 कैटेगरी देखेंगे। विंध्य कैमूर पहाड़ी, जहाँ सघन वन देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जहाँ हम अति सघन वन को देखने को मिलेंगे। फिर इसी के बाद हम एक पढ़ेंगे विरल वन, शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। तो यानी हम प्रादेशिक के आधार पर हम 3 वनों को और यहाँ देखेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? वनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। चौथा देखेंगे हम, 3 हम देख चुके हैं, जलवायु के आधार पर, प्रजाति के आधार पर और प्रशासनिक के आधार पर। अब हम तीसरा क्या देखने वाले हैं? तीसरा हम देखने वाले हैं प्रादेशिक के आधार पर वनों का वर्गीकरण। यही है मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। लिखेंगे आप, चौथा पोर्शन देख रहे हैं हम। इसका क्या देख रहे हैं? प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर वनों का, प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक, अब हम इसको भी 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे क्या? पहला हम देखेंगे विंध्य कैमूर श्रेणी। पहला हम देखेंगे विंध्य कैमूर श्रेणी, विंध्य कैमूर श्रेणी। ठीक है, हम देखेंगे पहला विंध्य कैमूर श्रेणी को देखेंगे। ठीक है, यहाँ कैसे वन पाए जाते हैं? यहाँ सघन वन पाए जाते हैं, यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। देखेंगे आप, यहाँ सघन वन पाए जाते हैं, यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। अब क्षेत्र भी देख ले आप, बस ज़्यादा नहीं देखना इसके बारे में, इतना ही समझना है कैसे वन पाए, सघन, अति सघन या विरल वन पाए जाते हैं। तो विंध्य कैमूर श्रेणी में कौन कौन से जिले पढ़ सकते हैं? सागर हुआ आपका, दमोह हुआ आपका, सतना हुआ आपका। ये कौन से क्षेत्र हैं? यही तो आपके
और चाहो तो कटनी भी आप इसमें एक एक लिख सकते हैं। ये क्षेत्र जो होते हैं मैप में तो आपको स्पष्ट रूप से क्लियर ही है। यहां आप थोड़ा सा मैप को समझे, ये वाले जो रेंज है आपकी, इस रेंज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब दूसरा हम यहाँ क्या देखेंगे, ये तो हो गया बिंद के अमूल श्रेणी, है ना। अब दूसरा हम यहाँ क्या देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे यहाँ सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। यह दक्षिण नर्मदा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। दूसरा हम क्या लिख रहे हैं यहाँ, सतपुड़ा, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसी को एक अन्य नाम से भी लोग कहते हैं, या आपको अन्य पुस्तकों में देखने मिलेगा दक्षिण नर्मदा क्षेत्र या दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, तो दोनों ही आप जाने रहिए, ठीक। यहाँ क्या देखने को मिलेगा, पहली विशेषता क्या है, यहाँ अति सघन वन पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है यहाँ, अति सघन वन पाए जाते हैं, अति सघन, अति सघन वन पाए जाते हैं, अति सघन वन पाए जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद तीसरा हम देखेंगे यहाँ पोर्शन, क्या देखेंगे, अच्छा यहाँ आप क्षेत्र भी लिख लें, आप कौन से क्षेत्र पाए जा रहे हैं यहाँ, यहाँ आपका होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद हो गया, बैतूल हो गया, और कौन सी चीज आपको देखने मिलेगी, होशंगाबाद, बैतूल, मंडला, मंडला आपका सिवनी यानी दक्षिण के जिले, ये हो गया आपका बालाघाट, है ना, ये आपका सिवनी है, ये होशंगाबाद है, ये सब जिले जो क्या हो, ये नीचे वाले जो जिले हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, इनकी बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे बैतूल, क्या लिखेंगे, और बालाघाट, मंडला, ठीक है ना, ये सब जिले कहाँ हैं, चाहो तो सिवनी, और ये हमने नीचे के बता दिया, आप जो भी आप, क्योंकि आप मैप में आप इसमें परफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपको केवल एरिया इंडिकेट किया जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तीसरा हम यहाँ पढ़ेंगे क्या, शिवपुरी मुरैना क्षेत्र या शिवपुरी मुरैना श्रेणी। एक में ही लिख दे रहे ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी हो। क्या लिखना है यहाँ, यहाँ लिखना है शिवपुरी मुरैना क्षेत्र, शिवपुरी मुरैना, शिवपुरी मुरैना श्रेणी। यहाँ कैसे बन पाए जाएंगे, यहाँ आपके बिरल बन पाए जाएंगे। कहाँ की बात हो रही है, ये शिवपुरी है और ये आपका मुरैना, ये श्रेणी की बात हो रही है, यहाँ वाली रेंज की, ठीक है। बीच में ग्वालियर जरूर है, तो यहाँ की जो बात हो रही है श्रेणी हो गया, यहाँ की हो गई, तो ये क्या है, ये है आपके यहाँ बिरल बन पाए जाएंगे, यहाँ बिरल बन पाए जाते हैं, ठीक है। जिले में आपको लिखना हो तो लिख लें, जिले कौन से होंगे, जिले आपके मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, ये भी आ जाता है इसमें, रतलाम और आपके मंदसौर, ठीक। तो आप चाहो तो यहाँ लिख लें, क्या लिख लेंगे, आप लिख लेंगे जिले यहाँ मुरैना, ग्वालियर, है ना, ये सब जिले आप लिख लेंगे। ये होगा हमारे प्रादेशिक आधार पर। आखिरी पोर्शन बचता है वन विभाग के आधार पर। ये तीन आपने किस में पढ़ लिए, प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, बिल्कुल स्पष्ट है, आपको तीन याद रखना है। लास्ट हम देखते हैं वन विभाग के आधार पर वनों का वर्गीकरण। लास्ट हम देखते हैं प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण हम देखेंगे, ठीक। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, वन विभाग के आधार पर। यह है आपका पांचवा और अंतिम है वनों का वर्गीकरण में। क्या पढ़ रहे हैं हम, वन विभाग। इसके आप बढ़िया नोट्स बना लें, कम नोट्स रहेंगे और पूरी चीजें लगभग कवर है आपकी। वन विभाग के आधार पर, वन विभाग के आधार पर वनों का वर्गीकरण, ठीक। तो पहला क्या है, आधार, तो यहां भी हम तीन में ही पढ़ेंगे। राजकीय वन, ये वन पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं, ठीक। तो लिखेंगे आप राजकीय वन, राजकीय वन। क्या लिखेंगे इसमें, यह वन पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में रहते हैं। यह वन पूर्णतः सरकारी, यह वन पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में रहते हैं, ठीक।
बस हो गया, इसी एक ही लाइन पढ़ना है इसमें। दूसरा देखेंगे हम सामुदायिक वन। क्या देखेंगे? सामुदायिक वन। क्या लिखेंगे हम? सामुदायिक, सामुदायिक वन। इसमें भी हम क्या लिखेंगे? ये किसके कंट्रोल में रहते हैं? ये वन पूर्णतः स्थानीय निकाय के अंतर्गत रहते हैं, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, इस टाइप में, ठीक है ना। तो लिखेंगे यह वन पूर्णतः स्थानीय निकायों यह वन पूर्णतः स्थानीय निकायों के नियंत्रण में रहते हैं, नियंत्रण में रहते हैं। अब स्थानीय निकाय आप जानते हैं, हमने पढ़ाया हुआ यूनिट 5, आप लिख लेंगे जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ठीक है ना। ये सब हमने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो हम स्थानीय निकाय यहाँ लिखना हमें उचित नहीं लग रहा है। क्या लिखोगे आप? वैसे नगर पंचायत, नगर पालिका, आप चाहें तो यूनिट 5 हमारी पूरी सीरीज पढ़ी हुई है। नगर पालिका के बाद नगर निगम, ये सब आप नगर निगम, इन सब ये होते हैं स्थानीय निकाय, हम पूरा पढ़ा चुके हैं। तीसरा देखें हम आप, ये होता है निजी वन। ये कौन सा होता है? निजी वन। देखें आप तीसरा, निजी वन। निजी वन, निजी वन में भी हमें एक पॉइंट लिखना है, यह वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में रहते हैं। क्या लिखोगे आप? यह वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में रहते हैं। यह बाउंड्री के अंदर जिसके वन लगे रहते हैं, उन वनों की बात हो रही है जो आपके घर के अंदर लगे हुए हैं। तो यह वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में रहते हैं या होते हैं। ये हो गया आप क्या? ये हो गया वनों का वर्गीकरण। जो वनों के हमें 5 प्रकार के वर्गीकरण देखना था, जलवायु के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, प्रादेशिक के आधार पर, वन विभाग के आधार पर और प्रशासनिक के आधार पर। ये 5 तरीके के हमने आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट बचते हैं जिनको हम एक सेपरेट क्लास लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।